नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एग्जाम ब्लूप्रिंट्स के इस प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपके परीक्षा की तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि कल ही हम लोगों ने एक नए सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें भारतीय संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी का जो भारतीय राज व्यवस्था का जो सीरीज है वो कर रहे थे हम लोग। और आज ये इसका दूसरा वीडियो लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पाठ के एमसीक्यूज प्रश्नों को देख रहे थे। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। देखते हैं इस कड़ी में आगे क्वेश्चन। कल हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कर लिया था, तो आज इसके आगे हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न है कि किस चार्टर कानून ने भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, यानी कि भारतीय राज व्यवस्था को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। ऑप्शन दे दिया है 1793, 1813 और 1833 का चार्टर कानून, 1853 का चार्टर कानून। तो ये जो प्रश्न है उसका मतलब आंसर होगा कि 1813 के चार्टर कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया और भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारी के लिए खोल दिया गया। यानी कि ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 ईस्वी में एक विशेष अधिकार पत्र लेके आता है, बहुत सारी युद्ध लड़ता है और भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो जाता है, वो अब उसके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है। अब कोई भी कंपनी आकर भारत से सीधे सीधे व्यापार कर सकती है। तो 1813 के कानून में ये प्रावधान किया गया और इसी कानून के तहत मतलब व्यापारिक एकाधिकार तो इनकी समाप्त कर दी गई, लेकिन चाय के व्यापार के और चीन के साथ व्यापार पर इनकी एकाधिकारिता जो है वो बना रहा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने यानी कि शिक्षा देने, धर्म प्रचार करने की अनुमति किस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई थी? तो ये भी जो है वो 1813 के चार्टर कानून के द्वारा ही ईसाई मिशनरी को भारत आकर लोगों को मतलब दीक्षा देने, इस अपने धर्म की या अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की कानूनी अनुमति इसी कानून में दी गई थी। और एक बात बताते चले कि इसी कानून में ही भारत पर शिक्षा के लिए खर्च करने के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष का आवंटन किया गया था। तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम ने ब्रिटिश इलाकों में जो बंदिशें वहाँ थे, जो बसिंदे थे, वो जो लोग रह रहे थे, उनके बीच पश्चिमी शिक्षा का यानी कि जो ब्रिटेन की शिक्षा थी उनके प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई थी। तो ये जो व्यवस्था है ये भी मतलब 1813 के चार्टर कानून में ही की गई थी। और ये ब्रिटिश इलाके में रहने वाले जो ब्रिटिश बसिंदे या इंडियन बसिंदे वहाँ रह रहे थे उनके बीच ये पश्चिमी शिक्षा को, जो अंग्रेजी मीडियम एजुकेशन था, वेस्टर्न एजुकेशन, उसका प्रचार प्रसार करने की व्यवस्था इस अधिनियम में किया गया था। तो ऑप्शन बी जो है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम द्वारा भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए यानी टैक्स लगाने के लिए अधिकृत किया गया था? मतलब पहले ये टैक्स खुद वसूलते थे, लेकिन बाद में वो जो लोकल गवर्नमेंट होते थे उस समय राजा वगैरह, छोटे छोटे साहूकार, जमींदार, उनको इन्होंने टैक्स वसूलने, कलेक्ट करने के लिए मतलब एक अपना हैंड तैयार करने के दृष्टिकोण से स्थापित किया इनको। तो और जब वो टैक्स ना दे तो उनके लिए ये दंड का भी प्रावधान किया। तो किस कानून के अंतर्गत ये किया गया था? तो ये भी 1813 के चार्टर कानून के अंतर्गत किया गया था। देख रहे हैं साथियों, एक ही एक्ट से कितना प्रश्न बन रहा है। मेरा कोशिश है कि मतलब एक भी प्रश्न आपको इस पार्ट से छूट ना जाए। और जब वो टैक्स भुगतान नहीं करते थे तो दंड देने का भी प्रावधान वो इन्हीं स्थानीय सरकारों को मतलब अधिकृत कर दिए थे उस काम के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम सबसे अधिक निर्णायक था? ठीक है, कौन सा सबसे अधिक निर्णायक कदम था?
तो ये जो है कि ब्रिटिश भारत में केंद्रीयकरण यानी एक तरह से सेंट्रलाइज्ड पावर उनको बनाने का काम 1833 का चार्टर अधिनियम करता है। यही वो मतलब अधिनियम है जो सबसे ज़्यादा निर्णायक कदम था। इसमें बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसमें सभी नागरिक को, पहले हमने पढ़ा था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, लेकिन अब यहाँ हो रहा है कि बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जा रहा है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका एक तरह सही उत्तर होगा, और जिसमें इस कानून में सभी नागरिकों को और जो सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां जो थी वो निहित थी इस गवर्नर जनरल में, जो भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए थे बंगाल के गवर्नर जनरल को, उन्हीं में भारत के सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, देखिए ठीक पीछे वाले प्रश्न से ये रिलेटेड प्रश्न है कि जैसे 1833 के चार्टर का अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इस प्रकार जो लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय के तत्कालीन बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको ही भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक यानी ऑप्शन बी जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें कि किस अधिनियम ने मद्रास बम्बई के गवर्नरों को विधायिका यानी कानून बनाने की जो शक्ति थी उससे पूरी तरह से वंचित कर दिया? तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम था उसमें मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल को उनकी कानून बनाने वाली शक्ति यानी उनकी विधायिका संबंधी जो शक्ति थी उससे उनको वंचित कर दिया गया, और पूरे ब्रिटिश भारत के लिए यानी ब्रिटिश अधिपत्य का भारत में जो भी क्षेत्र था उसके लिए कानून बनाने की एक असीमित अधिकार भारत के गवर्नर जनरल को दिया गया। तो जो सही उत्तर है वो 1833 का चार्टर अधिनियम यानी ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है कि 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बनाए गए कानून को क्या कहा गया? ठीक है, जबकि इसके पूर्व के कानून को नियामक कानून यानी 1833 से पहले जब ये ब्रिटिशर्स कानून बनाते थे तो उनको नियामक कानून कहा जाता था, लेकिन पहली बार जब 1833 में जो कानून बनाए गए या उसके बाद जो कानून बने उनको अधिनियम या एक्ट कहा गया। ठीक है, इसके तहत बने कानून को अधिनियम या एक्ट कहा गया, जबकि इससे पहले जो भी कानून बना उनको नियामक कानून या रेगुलेशंस कहा जाता था। एक तरह से वो सिर्फ मतलब रूल हुआ करते थे जो फॉलो करके यहाँ मतलब वो टैक्स वैक्स कलेक्ट करते थे। तो अब वो धीरे धीरे सरकार का रूप ले रहे हैं यहाँ पर, तो उनके रूपरेखा में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया? अभी हमने पढ़ा कि मतलब उनके एकाधिकार को समाप्त किया गया था, अब यहाँ पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। वो विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बना दी गई। तो ये कब किया गया? ये किया गया है मतलब कि 1833 में। अभी 1813 में हमने पढ़ा कि उनके व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया नहीं किया गया, सॉरी वो मतलब एकाधिकार को समाप्त किया जा रहा है। यहाँ उनके व्यापारिक गतिविधि को ही खत्म कर दिया जा रहा है, अब वो केवल प्रशासनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार हो गई है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जब इनको ये अधिकार मिल गया तब कंपनी सीधे जो ब्रिटिश के अधीन क्षेत्र हैं वो अब ब्रिटिश राजशाही और उसके जो उत्तराधिकारी हैं उनके तहत कब्जे में रहेंगे। अगला प्रश्न है कि चार्टर एक्ट 1833 में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1833 में। लेकिन किस निकाय के विरोध, किस बॉडी, कौन सी वो बॉडी थी जिसके विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त करना पड़ा? तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थी, मतलब चार्टर एक्ट 1833 में सिविल सेवकों के चयन के लिए जो खुली प्रतियोगिता शुरू करने का प्रयास किया गया था, लेकिन इसमें कहा गया था कि भारतीयों को भी अवसर दिया जाएगा ताकि वो भी जो अधिकारी हैं वो बन के आएँ, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था वो उसके बहुत विरोध के कारण इस प्रावधान को पहले ही समाप्त करना पड़ गया था। तो जो ऑप्शन बी है वही सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। अगला है कि 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में अंतिम अधिनियम कौन सा था?
ठीक है, अंतिम अधिनियम कौन सा था? तो 1793 से 1853 तक, सॉरी 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा जो भी कानून पास किए गए, जो भी मतलब पारित किए गए, उस चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में जो 1853 का चार्टर अधिनियम था वही अंतिम अधिनियम कहलाया। 1853 का अधिनियम जो है वो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। और यही वो अधिनियम है जिसकी संवैधानिक दृष्टिकोण से, मतलब संविधान के विकास के दृष्टिकोण से इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एक मील का पत्थर साबित होता है। इसके बाद ही मतलब कि इस अधिनियम के बाद जो है कंपनी वो पूर्ण रूप से मतलब कि जो सत्ता है वो 1858 में ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो जाएगा। इसी बीच में आपको 1857 का वो गदर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि किस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक, ध्यान से देखिएगा, विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था? तो कौन से अधिनियम में ये अलग अलग कर दिया गया था? ये 1853 के चार्टर अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की जो मतलब उनकी जो परिषद थी उसकी विधायी और प्रशासनिक कार्यों को पृथक कर दिया, यानी अलग अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए मतलब कि पार्षद जोड़े गए। कितने? 6। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके अधिनियम में 6 नौ पार्षद जो है वो जोड़े गए और इन्हें ही विधान पार्षद कहा गया। क्या कहा गया? इन्हें विधान पार्षद कहा गया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत गठित भारतीय विधान परिषद ने किस देश की संसद के तरह लघु संसद का रूप धारण कर लिया? मतलब एक छोटा संसद बना दिया। हमने तो रूल पास करके एक मतलब विधान परिषद बनाया था कि ये लोग कानून बनाएंगे, लेकिन वो लघु संसद, एक छोटे संसद का रूप धारण कर लिया। तो ऑफकोर्स सी बात है कि ब्रिटिश रूल कर रहे थे तो उन्हीं के जैसा ही आचरण करेंगे। तो ये ब्रिटिश संसद का मतलब रूप आचरण कर लेते हैं और इसमें मतलब उसी प्रक्रिया को अपनाया गया जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। अतः ये एक लघु संसद के रूप में जाना जाने लगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा की जो व्यवस्था है वो उसका शुभारंभ वास्तविक रूप से किस अधिनियम द्वारा किया गया था? विशिष्ट सिविल सेवा भारतीयों के लिए मतलब कब खोल दिया गया? ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि 1853 के चार्टर अधिनियम में सिविल सेवकों की जो भर्ती है उसकी चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया और इसी के तहत विशिष्ट सिविल सेवा परीक्षा जो है वो नागरिकों के लिए भी खोल दिया गया। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न, हम लोग देखते हैं कि भारतीय सिविल सेवा के संबंध में 1854 में गठित की गई समिति का क्या नाम था? ठीक है। तो इसमें इस समय में जो सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता का प्रावधान सुचारू रूप से लागू करने के लिए मतलब एक के उद्देश्य से 1854 में मैकाले समिति बनाया गया था। आप लोगों को बहुत फेमस समिति है, ये सुना होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये मैकाले समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1854 में। और ये भारतीय सिविल सेवा के संबंधित समिति थी, मतलब उसकी परीक्षा को लेकर और उनकी नियुक्ति को लेकर इनकी व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम ने पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया था? मतलब जो यहाँ के लोकल लोग थे उनको भी इसमें मौका दिया जाने लगा था, जो भारतीय हैं उनको। तो ये 1853 के चार्टर अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय मतलब जो कानून बनाने के लिए परिषद थी जिनकी स्थापना की गई थी उसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई और गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए विधायी सदस्यों को में से मतलब जो 6 नए सदस्य हमने पीछे पढ़ा कि उसमें 6 नए सदस्य जोड़े गए थे। तो उसमें मतलब 6 में से जो 4 थे वो भारतीय मतलब कि होने चाहिए थे। इस तरह से एक कानून बनाया गया और चुनाव जो है इनका वो बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा से लिया गया। ये ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ से लिया गया। तो ये लिया गया बंगाल से, ठीक है, ये लिया गया बम्बई से, ठीक है, ये लिया गया आगरा से और ये लिया गया कहाँ से? ये मद्रास से। ठीक है। तो इन चारों जगह से इनका चुनाव हुआ। 6 कुल पद थे, उसमें से 4 भारतीयों को रखा गया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटिश भारत को सीधे ब्रिटिश ताज के हाथ में सौंपने वाला अधिनियम कौन सा था?
बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि 1857 में जब युद्ध हो गया था, उसके बाद मतलब एक मतलब क्या कहते हैं कि जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, सिपाही विद्रोह भी इसको कहा जाता है। उसके बाद 1858 में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया और इसी कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरों को क्षेत्रों तथा राजस्व मतलब जो टैक्स वो असूलते थे, उनसे संबंधित शक्तियां मतलब सीधे ब्रिटिश राजशाही को सौंप दी गई। तो जो ऑप्शन बी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1858 के अधिनियम के तहत भारत के प्रथम वायसराय कौन? भारत के प्रथम वायसराय, हाँ हमने पीछे पढ़ा था बंगाल के गवर्नर और भारत के गवर्नर जनरल, सॉरी बंगाल के गवर्नर जनरल, उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल। अब यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? नया टर्म, भारत के प्रथम वायसराय। अब 1858 के अधिनियम में ही ये व्यवस्था कर दिया गया था कि जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो अब भारत के वायसराय कहलाएंगे। ठीक है। तो भारत के जो वायसराय थे वो निम्नलिखित में से कौन बने इस समय में? तो जो लॉर्ड कैनिंग है वो उस समय तत्कालीन इंडिया के मतलब भारत के गवर्नर जनरल थे और इन्हें ही भारत का वायसराय पद दिया गया। और वायसराय जो थे वो भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था। इस प्रकार जो लॉर्ड कैनिंग है वो भारत के प्रथम वायसराय बने। याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है क्योंकि यहाँ से एक नए अध्याय के रूप में मतलब ब्रिटिश शासन प्रारंभ होती है, एक टर्निंग पॉइंट है ये। अगला प्रश्न है कि 1858 के भारत सरकार अधिनियम, ध्यान से देखिएगा, 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट में मतलब जो व्यवस्था की गई थी, चली आ रही किस शासन व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पीछे से रिलेट करके बनाया गया है। इस तरह के प्रश्न आजकल परीक्षा में पूछे जाने का बहुत ट्रेंड रहा है। अभी आपने बिहार दरोगा के मेंस परीक्षा में देखा कि सीधे जो रटने वाले विद्यार्थी हैं वो सीधे धराशायी हो गए। तो बेहतर है कि इस कंसेप्ट को फॉलो करें कि भाई जो भी क्वेश्चन पूछा जाए वो बना दें। तो एक तरह से दो मतलब एक्ट है जो बदलाव हो रहा है उनको रिलेट करके यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है। तो इसका जो है वो मतलब द्वैध शासन प्रणाली जो था, जैसे 1858 के अधिनियम में भारत में नियंत्रण बोर्ड और जो निदेशक बोर्ड था, हमने पढ़ा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और वो बोर्ड जो मतलब उनको मतलब कि समाप्त कर दिया गया पूरी तरह से। इसके साथ ही जो लंबे समय से मतलब चल रहा था मतलब दो द्वैध शासन प्रणाली, उसका अंत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि किस अधिनियम के माध्यम से, हाँ एक चीज बताते चले, क्या क्या इसमें समाप्त हो गया था? तो इसमें समाप्त हो गया था वही बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बीओसी बता दे रहे हैं पहला, और दूसरा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, सीओडी। ठीक है, हाँ ये दोनों इनको समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के माध्यम से एक नए पद भारत के सचिव, ठीक है, का सृजन किया गया था जिसमें भारतीय शासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित होती थी? तो ये 1858 के अधिनियम के तहत ही, जब युद्ध की समाप्ति हो गई थी 1857 के तहत, एक नया पद भारत के सचिव का सृजन किया गया और इसी सचिव ने भारतीय शासन मतलब के नियंत्रण का इनको मतलब जो है वो पावर दिया गया। और ये पूर्ण नियंत्रण की शक्ति इसी में निहित थी कि भारत में किस तरह से रूल किया जाएगा, कैसे सिपाही लगाए जाने हैं, किस मतलब बहुत सारे कानून इस तरह से बदले गए। और ब्रिटिश कैबिनेट का ये सदस्य होता था जो ये जो भारत सचिव होता था, वो भारत सचिव ये ब्रिटिश कैबिनेट का मतलब कि सदस्य होता था। और ये ब्रिटिश संसद के प्रति ही उत्तरदायी होता था, यानी कि यहाँ के जो भी मतलब काम होते थे उसको सिर्फ वो ब्रिटिश के फायदे के लिए ही करेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। तो जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। हाँ एक चीज़ बताता चलूँ आपको कि ये सेशन रेगुलर आता रहेगा और हम एक नए सेशन की भी शुरुआत कर रहे हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री की होगी, क्योंकि आपका परीक्षा बहुत करीब है बीपीएससी की। तो और हिस्ट्री का सेगमेंट एक बड़ा सेगमेंट है, तो कोशिश कर रहे हैं कि हम हिस्ट्री से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कलेक्शन चैप्टर वाइज लेके आएँ ताकि आपका एक फास्ट रिवीजन हो जाए। तो आप इसमें कोई अपना सुझाव देना चाहते हैं कि हिस्ट्री का सेशन कैसा होना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए।
और टेलीग्राम लिंक से मतलब ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ हम डॉक्यूमेंट मतलब जो भी मटेरियल होता है पीडीएफ वगैरह वो वहाँ पे अपलोड कर देते हैं। और आपको पता है कि टेलीग्राम का क्या इशू चल रहा है थोड़ा सा, लेकिन जल्दी वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, वो 22 जून तक का ही है, तो इससे कोई पैनिक होने की बात नहीं है। हाँ, तो धन्यवाद।